नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। एक वो तस्वीर जो कल देर शाम जब कश्मीर से आई, सोशल मीडिया के जरिए आप तक हम तक पहुंची, तो देश के लाखों करोड़ों लोग इस तस्वीर को देखकर मातम में डूबे होंगे। इस तस्वीर को जिसने भी देखा होगा, काफी देर तक उसके जहन से यह तस्वीर निकली नहीं होगी। मैंने भी कल देर शाम को जब यह तस्वीर देखी, काफी देर तक देखता रहा, सोचता रहा उस लड़की के बारे में जिसे देखकर पता चल रहा था कि नवविवाहिता है, नई नई शादी हुई है, हाथों में चूड़ा है, लाल चूड़ियां हैं, पास में एक बैकपैक कहें पिट्ठू रखा है, बगल में लाश बेजान जिस्म है उसके पति का, उस नवविवाहिता लड़की का जिसकी उम्र 24-25 साल के आसपास होगी, उसके पति का जिस्म जिस पति की उम्र 26 साल के आसपास। खाली मैदान है, सन्नाटा है, मातम है। उस लड़की के चेहरे पर जो मातम दिख रहा है, इसका अंदाजा, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। कोई लड़की जो अपने पति के साथ शादी के महज 5-6 दिन बाद हनीमून मनाने कश्मीर गई थी, वो लड़की आतंकियों के फायरिंग के बीच फंसी, वो तो बच गई। उसे आतंकियों ने छोड़ दिया, लेकिन उसके पति को गोलियों से भून दिया। पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में देश के अलग अलग इलाकों से घूमने गए जो सैलानी आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए, जिन 26-27 सैलानियों को आतंकियों ने बर्बरता से गोलियों से भून दिया, उसमें वो शख्स भी था जो जमीन पर लेटा है, जिसमें जान नहीं है। क्या गुजर रही होगी उस महिला पर, सोच सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें आतंकियों के उस समूह ने दरिंदगी से, हैवानियत से, बर्बरता से मौत की नींद सुला दिया, जिस समूह का हिस्सा एक ये आतंकी भी है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। सुरक्षा बलों के हवाले से इस आतंकी की तस्वीर आई है, हाथों में बंदूक है, पीछे से इसकी तस्वीर आई है। किसने खींची, कैसे आई, पता नहीं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आतंकियों के जिस ग्रुप ने, जिसमें 4 या 5 आतंकी थे, पहलगाम में सैलानियों पर हमला किया, चुन चुन कर गोलियां मारी, आसपास के जंगलों से निकले, मैदान में घुड़सवारी कर रहे या पिकनिक मना रहे या खाने पीने के लिए स्टॉल पर खड़े उन सैलानियों को गोलियों से भुना, उसमें यह आतंकी भी था। खबर यह भी आ रही है कि आतंकियों के समूह में कुछ ऐसे भी थे, 4-5 में से 2-3, जिन्होंने शायद हेलमेट पहन रखा था, हेलमेट में कैमरे लगे थे। इनका मकसद था कि इनकी बर्बरता को, अपनी दरिंदगी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना। उसका मकसद क्या होगा आगे पता चलेगा। कई बार आतंकी ऐसा करते हैं, रिकॉर्डिंग करके वायरल करते हैं ताकि अपना डर कायम कर सकें। इनका भी शायद वही मकसद होगा। अब यह आतंकी कब पकड़ा जाएगा, कब सुरक्षा बलों के निशाने पर आएगा, इस आतंकी को इसके किए की कब सजा मिलेगी, इसका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, मातम की ऐसी तस्वीर है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। आतंकियों की बर्बरता की ऐसी तस्वीर जिसे हम सब याद रखेंगे। लेकिन यह लड़की जब कश्मीर से लौटेगी, जो हनीमून मनाने गई थी, तो पति के ताबूत के साथ लौटेगी। जिंदगी भर का दर्द और जख्म आतंकियों ने इस लड़की को भी दिया, और ऐसे और कई परिवारों को दिया जो पहलगाम घूमने गए थे। जो महिला बैठी है, नवविवाहिता, उनका नाम बताया जा रहा है हिमांशी है, और जिसे आतंकवादियों ने मारा है, जो आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए, उनका नाम है विनय नरवाल। लेफ्टिनेंट थे, हरियाणा के रहने वाले, नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट कोचीन में पोस्टेड थे, हरियाणा के भुसली गांव के रहने वाले थे, अपने मां बाप की इकलौती संतान थे। करनाल के सेक्टर 7 में उनके माता पिता रहते हैं। ये हरियाणा के एक रिपोर्टर हैं, अमनदीप पिलानिया, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 16 अप्रैल को ही, मतलब आतंकियों के हमले में मारे जाने के 6 दिन पहले, 16 अप्रैल को ही विनय नरवाल की शादी हुई थी हिमांशी से, और शादी के बाद विनय 21 अप्रैल को
कश्मीर हनीमून मनाने गए थे। उससे पहले 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन था। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन था और 21 अप्रैल को शादी के कहें 5 दिन बाद हनीमून मनाने कश्मीर गए थे और कल आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए। अब हिमांशी पर क्या गुजरी होगी इसकी शायद हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नवविवाहिता जिसकी शादी महज 6 दिन पहले हुई हो, तमाम तरह के सपने लेकर कश्मीर गई थी एक सैलानी के तौर पर हनीमून मनाने, और उसके बाद जब वो लौटेगी तो ताबूत में पति की लाश होगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर गए थे, उन्हें उन आतंकियों ने, दरिंदों ने बेरहमी से गोलियों से भून दिया। हम इंतजार करेंगे कि उन आतंकियों का हश्र क्या होता है। जो मारे गए लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में जो कहानियां छप रही है कि कानपुर के शुभम थे जिनकी फरवरी में शादी हुई थी, पत्नी के सामने ही उनको मार डाला गया। मारे गए लोगों की तादाद अभी 28 है। कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी की शादी भी फरवरी में हुई। 17 अप्रैल को पत्नी ईशन्या और परिवार के 11 लोगों के साथ पहलगाम गए थे। हमले के वक्त शुभम पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। ईशन्या ने परिजनों को फोन पर बताया कि पति का नाम पूछने के बाद सिर में गोली मार दी। खबर यह भी आई कल ही देर शाम कि धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, चुन चुनकर निशाना बनाया गया जिन्हें गोली मारी गई। अलग अलग अखबारों में आज ये सुर्खियां हैं। बिहार के आईबी अधिकारी मनीष रंजन भी पत्नी और बच्चों के साथ आए थे। पहलगाम के हमले में हैदराबाद में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन की मौत हो गई। दैनिक भास्कर ने उनके बारे में विस्तार से छापा है। बिहार के रहने वाले मनीष पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमने गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने उनकी हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर स्थित एक इलाके के रहने वाले वितान अधिकारी भी पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले वितान हाल ही में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर आए थे। वितान की पत्नी सोहिनी और बच्चे सुरक्षित हैं। मतलब आतंकियों ने चुन चुनकर पुरुषों को मारा। कुछ के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि उनका धर्म पूछकर, मजहब पूछकर मारा। अखबारों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक, जैसे दैनिक भास्कर ने यह भी कहा है, कलमा पढ़ने को कहा, नहीं बोल पाए तो मार दी गोली। अलग अलग अखबारों में जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि धर्म पूछकर नरसंहार हुआ। सेना की वर्दी में आए थे दहशतगर्द, धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर गोली मार दी। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। भास्कर की हेडलाइन है धर्म पूछकर गोली मारी, आपको बताए ही। हिंदुस्तान की हेडलाइन है हैवानियत, पहलगाम में आतंकियों ने पहचान पूछ पूछकर 26 पर्यटकों को मारा। हालांकि अब वो जानकारी 28 है। सेना की वर्दी में थे, पुलिस की वर्दी में थे। और जो पहलगाम का ये इलाका है, घाटी है, बैसरन घाटी, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है, कुछ पैदल चल के जाते हैं। फिर वहाँ घोड़े होते हैं, खाने पीने की जगह है, पिकनिक मनाने जैसा वहाँ माहौल होता है। टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। चूँकि चारों तरफ पहाड़ है, घाटी है, इसलिए वहाँ कुछ घंटे बिताते हैं। फिर वापस कोई पहलगाम ठहरता है, वहाँ आता है, कोई श्रीनगर ठहरता है, वहाँ वापस आ जाता है। और ऐसा लगता है कि इन आतंकियों ने पूरी तैयारी की थी। मंसूबे पाकिस्तान के थे, प्लानिंग पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी नेशनल भी उसमें थे। अब वो कब आए, क्या है, ये जब विस्तार से जब भारत सरकार की तरफ से जानकारी मिलेगी तभी पता चलेगी। लेकिन पहाड़ियों से नीचे उतर कर आए, हथियार बंद थे, और उसके बाद जो लोग वहां घुड़सवारी कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, खाने पीने वाले स्टॉल पे खड़े थे, अंधाधुंध गोलियां मारनी शुरू की और महिलाओं बच्चों को छोड़ा, लेकिन पुरुषों पर खासतौर से गोलियां मारी। और जिस तरह से मारी, इस पर बहुत कुछ छपा। विस्तार से सबका डिटेल भी आ चुका है कि जो जिनकी हत्या हुई उनमें कौन लोग थे। और ऐसी तस्वीरें, हृदय विदारक तस्वीरें कल देर शाम तक आती रही। हालांकि शाम देर रात तक ऐसी भी तस्वीरें आई कि कश्मीर में, चूंकि पहलगाम अगर देखें तो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट है, और कश्मीर जो भी जाता है, श्रीनगर जो भी जाता है, पहलगाम जरूर जाता है। बल्कि कश्मीर जाने वाले सैलानी सबसे अधिक पहलगाम जाते हैं, इसलिए उनके निशाने पर पहलगाम था। लेकिन यह कैसे प्लानिंग हुई, यह किसकी विफलता थी? क्या सुरक्षा बलों की तैनाती पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं होनी चाहिए जहां इतने सैलानी जाते हैं?
जैसे लाखों, एक आंकड़ा आ रहा है कि 25 लाख में से 22 लाख पर्यटक जो वहां कश्मीर आए वो पहलगाम ही आए, कुछ भास्कर में ये आंकड़ा आया है। अगर इतने सैलानी वहां जा रहे थे तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि वहां सुरक्षा बलों की तैनाती या मुस्तैदी क्यों नहीं थी। अब इस सवाल का जवाब सरकार देगी या यह सवाल सरकार से पूछा जाए। लेकिन पहली बात तो यही है कि इसका मतलब कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी है, पाकिस्तान की मदद से या पाकिस्तान के नापाक इरादे को अमली जामा पहुंचाने के लिए वहां आतंकी मौजूद हैं, चाहे वो सीमा पार से आए हों या वहां छिपकर रहते हों। लेकिन उन आतंकियों ने प्लानिंग के तहत ऐसे वक्त पर हमला किया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं। भारत सरकार बार बार यह दावे कर रही है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद अमन चैन है। संसद से लेकर रैलियों में बड़े बड़े दावे किए गए और उसके बाद यह पहली बार हुआ, पुलवामा हमले के बाद इतना बड़ा हमला, और खास तौर से सैलानियों पर। मुझे याद नहीं है बीते 20-25 सालों में कभी ऐसा हुआ कि सैलानियों को टारगेट किया गया। आमतौर पर जो आतंकी हमले होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज पर होते हैं, सेना की छावनी पर होते हैं, सेना के काफिले पर होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तयशुदा ढंग से उन निहत्थे बेकसूर उन नागरिकों को, उन सैलानियों को मारा जो अपने परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कश्मीर में गए थे एक सैलानी के तौर पर। एक्चुअली उन तस्वीरों को देखकर बार बार जो पिक्चर्स सामने से कौंध रही है, बिलखते परिजन, महिलाएं, बच्चे, भाग दौड़, वो गोलियों की तरतराहट के बीच, फायरिंग की आवाजों के बीच जान बचाकर भागते लोगों के छिटपुट वीडियो आ रहे हैं। उनकी स्थितियों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। यह सवाल चैनल पर कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक रिपोर्टर, कश्मीर के एक रिपोर्टर ने, जो अशरफ वानी वहां लंबे समय से आज तक के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कल आज तक पर लाइव के दौरान। मैं चाहता हूं छोटा सा टुकड़ा अशरफ वानी ने जो कहा उसको जरूर सुनिए। उसके बाद कि अब इन आतंकियों के हौसले पर लगाम कैसे लगे, इन आतंकियों के नापाक इरादों को, और अगर यहां ऐसे 28 सैलानियों को मारा गया तो उनकी मौजूदगी कश्मीर में होना और इससे कैसे सरकार निपटेगी, यह सरकार बताएगी। लेकिन सवाल सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी का है। तो अशरफ वानी ने क्या कहा, क्या सवाल उठाए, संक्षिप्त में आज तक के हवाले से चाहता हूं, सुनिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती। अशरफ वानी ने कहा कि वहां अगर इतने सैलानी होते हैं और थे तो वहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी या मुस्तैदी क्यों नहीं थी। यह एक ऐसा सवाल है जो सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछा ही जाना चाहिए। अगर मोदी और शाह बीते कई सालों से बार बार ढिंढोरा पीट कर कह रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक पर रैलियों में यह बात कह रहे हैं कि कश्मीर में पूरी तरह से अमन चैन हो गया, आतंकवाद का सफाया हो गया, तो फिर इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि पहलगाम में जहां इतने टूरिस्ट होते हैं वहां सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी क्यों थी। लेकिन क्या यह सवाल पूछा जाएगा? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो दौर होता 2014 के पहले का, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से सवाल पूछे जाते, अकाउंटेबिलिटी की बात होती, सिक्योरिटी फेल्योर की बात होती, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात होती, सूचनाओं का ना होना और इंटेल रिपोर्ट का ना होना या सुरक्षा दस्ते की गैर मौजूदगी पर सवाल उठता। लेकिन यह सवाल कहीं पूछा नहीं जा रहा है और पूछा जाएगा भी नहीं। इस रिपोर्टर ने, अशरफ वानी ने, जरूर सवाल खड़े किए। कश्मीर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी या सुरक्षा बलों की कमी पर कुछ सवाल एक ऐसे पूर्व सेना अधिकारी ने खड़ा किया है जिन्हें मोदी सरकार का पक्का समर्थक माना जाता रहा है कई सालों से। चैनलों पर आपने उन्हें देखा होगा। उनका भी एक वीडियो कल देर शाम से वायरल हो रहा है, जनरल जीडी बख्शी का। जनरल बख्शी रिपब्लिक भारत के एक शो में थे और उनकी नाराजगी और बौखलाहट किस कदर आई, मैं चाहता हूं उसका भी छोटा हिस्सा सुनिए। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. जनरल बख्शी ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए
कि कोविड के बाद सेना में भर्ती बंद होने की वजह से 1,80,000 सैनिक कम कर दिए गए। अभी भी तमाम तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, भर्तियां जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई। लेकिन जनरल बख्शी का यह सीधा सीधा गुस्सा या आरोप सीधे सीधे मोदी और अमित शाह के लिए। कौन जिम्मेदार है, कौन भर्ती करेगा, कौन सेना की या सुरक्षा बलों की पर्याप्त मात्रा में भर्ती के साथ उनकी तैनाती करेगा, यह सवाल वो जनरल पूछ रहे हैं, पूर्व जनरल जो कश्मीर में तैनात भी रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा मोदी सरकार के समर्थक माने जाते रहे, लेकिन उनका आक्रोश कल देर शाम से सवालों के शक्ल में वायरल है। तो ये तो सवाल जो सरकार की नाकामी या इंटेलिजेंस फेल्योर या सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी पर उठते हैं। लेकिन उसके बाद आतंकवादियों के मंसूबे, पाकिस्तान के मंसूबे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान भी कुछ दिन पहले आया था जिसमें वो वही जो घिसा पिटा राग है पाकिस्तान का, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हुए या कश्मीर हमारा है जैसे नारे के साथ आर्मी चीफ का यह बयान कि कश्मीर हमारे गले की नस है, था और है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने सुनियोजित ढंग से तय वक्त पर इस तरह से हमले को अंजाम देने के लिए पर्दे के पीछे से उन आतंकियों की मदद की जो आतंकी पाकिस्तानी भी थे, इन आतंकी हमले में जो दस्ते शामिल थे उसका हिस्सा। अब यह भारत सरकार इसके बारे में बताए कि क्या सूचना भारत सरकार की एजेंसियों को है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के नापाक इरादे जरूर थे। अब एक जो माहौल सोशल मीडिया पर बन रहा है कि फिर चूंकि आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने इस तरह से बेकसूरों को, सैलानियों को मारा है, दरिंदगी दिखाई है, हैवानियत दिखाई है, इसलिए अब इस बहाने हमला करो एक धर्म विशेष के लोगों पर। बीजेपी ने कल पहले अपनी फितरत के मुताबिक एक ट्वीट किया, धर्म पूछा जाति नहीं। इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कल देर शाम से आज सुबह तक, आधी रात तक कुछ सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें भी आई कश्मीर के अलग अलग इलाकों से। उन तस्वीरों में पहलगाम में कैंडल मार्च की तस्वीर है, जब पहलगाम में जो चूंकि कश्मीरियों का जो पहलगाम हो, श्रीनगर हो, सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, वहाँ ऐसे हजारों परिवार हैं जो सैलानियों के आने से जो वहाँ खर्च करते हैं, होटल में, घोड़े वाले में, खच्चर पर, टैक्सी में, खाने पीने के सामानों में, जो लाखों लोग कश्मीर पहुंचते हैं उसी से उनका भरण पोषण होता है, उसी से उनका परिवार चलता है। सैलानियों का आना कम होना मतलब भूखों मरने की नौबत हो सकती है हजारों लोगों की। यह चिंता कश्मीरियों में है और वही चिंता पहलगाम में बहुत सारे लोगों को कैंडल मार्च निकालने को मजबूर करता है। कैंडल मार्च पर निकले लोग लगातार नारे लगा रहे थे उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन दहशतगर्दों ने देश के अलग अलग हिस्से से गए सैलानियों की इस तरह से बर्बरता से हत्या की। इन आवाजों को सुनिए, कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों की जुबान से जो आवाजें आ रही हैं। हम गम में सब मुब्तला है, हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हम खुश हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से आज जो गद्दारी हुई है ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान है। ऐसे अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं पहलगाम के, क्योंकि टैक्सियां लोकल चलती हैं, यहाँ से लोग फ्लाइट से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं वहाँ से श्रीनगर से टैक्सी लेकर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जाते हैं। वो टैक्सी ऑपरेटर्स जिनका पूरा जीवन, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ सैलानियों पर है, सैलानियों का जाना बंद मतलब उनके लिए भूखों मरने की नौबत, वो टैक्सी ऑपरेटर भी कल दुखी थे। उनकी भी तस्वीरें, उनकी अपीलें और दहशतगर्दों के खिलाफ उनके बयान आए कि ये दहशतगर्दी उनकी रोजी रोटी पर चोट है, उन्हें किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, उन्होंने बेकसूरों की जान ली है। ये टैक्सी यूनियन वाले हों, ये मस्जिदों में ऐसे लोग जिन्होंने शरण देने के लिए अपने दरवाजे खोले, वो लोग जो कैंडल मार्च कर रहे थे, अलग अलग जगह कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आती ऐसी आवाजें कि ये दहशतगर्दों ने जो किया वो इंसानियत पर हमला है, किसी सूरत में इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये आवाजें मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर से भी गूंजी है कल। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है।
जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं। ये आवाजें मैं इसलिए सुना रहा हूं और ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि देश में फिर से एक जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी से जुड़े लोग, आईटी सेल के लोग, नफरती लोगों का हुजूम, एक सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलाकर, व्हाट्सएप पर ऐसी मुहिम चलाकर पूरी कश्मीरी आवाम को एक तरह से आतंकवाद का समर्थक या आतंक परस्त घोषित करने की जो कोशिश करेगा, कश्मीरियत पर सीधे हमले करेगा, कश्मीर की पूरी आबादी को पाकिस्तान परस्त या ऐसा समूह जो आतंकवाद का समर्थन करता है उस तरह से घोषित करने की कोशिश करेगा, तो इन तस्वीरों को, इन आवाजों को भी सुनिएगा। इनके दर्द, इनकी तकलीफ, इसे भी महसूस कीजिए और सोचिए कि ऐसे लोग भी उसी कश्मीर में, उसी पहलगाम में जहां 4 या 5 दहशतगर्दों ने, जिसमें 2 या 3 पाकिस्तानी थे, बेकसूर 28 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, उसी पहलगाम से आती आवाजें हैं, उसी कश्मीर से आती आवाजें हैं जो उन दहशतगर्दों की मुखालफत कर रहे हैं। और मुखालफत जो कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकालकर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए मुखालफत मंजूर नहीं है। और ये इन्हें पता है कि अगर सैलानियों का आना कम हो गया, बंद हो गया, जो बीच में कश्मीर ने भुगता है कई सालों तक, तो इनके लिए रोजी रोटी की आफत होगी। इनकी जिंदगी की डोर उन सैलानियों से बंधी है जो वहां आते हैं। जिंदगी मतलब रोजी रोटी। तो इसलिए ये एक तो ये कश्मीरी है और ये वो आतंकी है। अब आतंकियों ने जो किया और जिस तरह से हमले हुए, स्क्रीन पर बार बार मैं कुछ चेहरे जरूर दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें और अखबारों में जो खबरें हैं, वापस एक बार आते हैं। जो कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ने को कहा और नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। जैसे भास्कर ने लिखा है कि किसी से पूछा कि हम 5 लोग पहलगाम आए थे, एक टूरिस्ट ने बताया, संतोष जगताले का परिवार था, टेंट में छिप गया था। बेटी अशावरी ने बाद में बताया, हम 5 लोग पहलगाम आए थे, आतंकियों ने टेंट के पास आकर पापा को बाहर बुलाया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगाया, उनको कलमा पढ़ने को कहा, ऐसा नहीं कर पाए तो 3 गोलियां मार दी। मेरे अंकल को भी गोलियां मारी। हमलावरों ने वहां मौजूद कई पुरुषों को गोलियां मारी, तब वहां मदद के लिए कोई नहीं था, न सेना न पुलिस के जवान। ये सभी 20 मिनट बाद आए। तो सवाल तो ये भी है कि अगर वहां सैलानी कह रहे हैं कि आतंकी हमले के 20 मिनट बाद सेना के जवान आए, गोलियों की तरतराहट ने जब 28 जानें ले ली, जब उस हरे भरे मैदान में लाशें बिखर गई, लहूलुहान जिस्म जब पड़े थे, बेजान जिस्म के पास चीख पुकार मची थी, बल्कि डर से लोग किसी के परिजन की लाश पड़ी है वहां भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, भाग के कहीं खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और ये सब 20 मिनट बाद पुलिस का आना, सुरक्षा बलों का आना, ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि जहां हजारों सैलानी थे वहां सरकार की तरफ से कोई मुस्तैदी की स्थिति नहीं थी, सुरक्षा बलों की तरफ से मुस्तैदी नहीं थी, इंतजामात नहीं थे। तो उन इंतजामों पर सवाल कौन पूछेगा? बहुत सारी जो जानकारी है जिसमें कहा यह भी गया कि लोगों को करीब से गोली मारी गई, फिर देखा कि मरे कि नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि मैदान में पहुंचे आतंकियों ने लोगों को चुन चुन कर करीब से गोली मारी। लोग भागने लगे तो आतंकियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया। लोगों का कहना था आतंकी गोली मारने के बाद ये भी देख रहे थे कि लोग मरे हैं या नहीं। उनकी संख्या 4 से 5 के बीच बताई जा रही है। एक तस्वीर भी वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डल लेक पर कर्नाटक से कश्मीर घूमने गए मंजूनाथ अपनी पत्नी के साथ शिकारे पर सवारी कर रहे हैं, डल लेक में शिकारे से घूम रहे हैं शिकारे पर। और उस समय उनका एक उस समय का वीडियो है जिसमें अपने बारे में वो बता रहे हैं। ये वीडियो कल देर शाम से वायरल है। ये उनका आखिरी वीडियो है। राइड कर रहे हैं कश्मीर में, शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर। मंजूनाथ और उनकी पत्नी को बहुत अच्छा सर, क्या पता होगा धन्यवाद, थैंक यू। कैसे कश्मीर में डल लेक में वीडियो बनाएंगे, अगले दिन वो पहलगाम घूमने जाएंगे और पहलगाम में आतंकियों की बेरहमी, दरिंदगी, हैवानियत का शिकार हो जाएंगे। मंजूनाथ इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी के हवाले से खबर आई कि जब उनकी पत्नी को गोली मार दी गई, पल्लवी ने उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, मुझे भी मार दो।
तो एक आतंकी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को बता दो। इसमें कहा गया कि परिवार के साथ ये बैसरन घाटी घूमने गए थे, 5 ही मिनट हुए थे कि आतंकी हमला हो गया। पल्लवी ने बताया, मेरे पति भोजन लेने के लिए कुछ दूर स्थित एक स्टॉल पर गए थे, तभी गोलियां चलने लगी। जब वहां पहुंची तो देखा पति जमीन पर मृत पड़े। तो इस तरह से आतंकियों ने इस आतंकी हमला को अंजाम दिया और कहीं न कहीं इसके पीछे एक मंसूबा होगा, इसके पीछे एक प्लानिंग होगी और वो प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने की होगी। प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे, यात्रा स्थगित करके भारत लौट आए। कहा जा रहा है टॉप लेवल मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम ही इस आतंकी हमले की सूचना पाकर ही कश्मीर पहुंच गए थे। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, वो तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, यहां से आतंक के खात्मे के जो दावे कश्मीर में किए गए, उन दावों की एक हकीकत तो सामने आ गई, लेकिन यहां से सरकार, मोदी सरकार, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे कश्मीर से, घाटी से आतंकियों का सफाया हो। 28 तो मारे गए, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही देर पहले पहलगाम से वापस श्रीनगर आ गए थे, वो बच गए। अमर उजाला में ही एक खबर छपी है कि नाव की सवारी की जिद ने बचाई 3 जजों की जान। केरल हाईकोर्ट के तीनों न्यायाधीश आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले ही 8 लोगों के साथ पहलगाम से निकल गए थे। डल लेक में उन्हें शिकारे की सवारी करनी थी, इसलिए वहाँ निकल गए थे और इसलिए वो आतंकियों के हमले से बच गए, वरना ना जाने क्या होता। 3 जजों की तस्वीर छापी है अमर उजाला ने, जस्टिस अनिल के नरेंद्रन, जस्टिस जी गिरीश और जस्टिस पीजी अजीत कुमार। ऐसे और लोग होंगे जो बच गए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन आतंकियों को उनके किए की ऐसी सजा मिले कि रूह कांप जाए। फिलहाल नमस्कार।